वर्ल्ड कप एशिया एपी क्वालिफायर में आज एक दिन अभी बचा हुआ है पूरा इंट्रोडक्शन, लेकिन उससे पहले ही डिसाइड हो गया कि आखिर तीन टीमें कौन सी जाने वाली हैं टी20 वर्ल्ड कप 2026 में। दो टीमें हो चुकी थी, यूएई वर्सेस जापान। एक तरह से डू और डाई गेम था दोनों ही टीमों के लिए, और यूएई ने सिर्फ हराया नहीं है, रॉन डाला है जापान को, जहां डोमिनेटिंग विक्ट्री यहां पर की है। यूएई ने क्लियरली कम से कम ये अपना इस परफॉर्मेंस से बता दिया कि नेपाल और ओमान जो है वो हमारे ओडीआई स्टेटस की टीम है, वो हमें हराती रहती है, हम उन्हें हराते रहते हैं, हमारे बीच में चलता रहता है। लेकिन टी20 स्टेटस की कोई भी टीम यूएई को यहाँ पर मार नहीं दे पाई। कतर मलेशिया को उन्होंने बहुत बुरी अच्छे से हराया, और यहाँ पर सामोआ और जापान को तो रॉन डाला दोनों ही मैचों में, और एक तरफा जीत हासिल कर वो टी20 वर्ल्ड कप 2026 में क्वालिफाई कर गए। तो कांग्रेचुलेशन यूएई टीम को भी। यहाँ पर अगर हम बात करें, अपना तीसरा वर्ल्ड कप को खेलने जा रहे हैं टी20 वर्ल्ड कप का। 2014 खेले, फिर 2022 में, और अब नेपाल की तरह ही है, नेपाल भी तीसरा खेलने जा रहा है और यूएई भी तीसरा। और पहली बार है मेरे ख्याल से, जी हाँ ख्याल से नहीं, शायद पहली बार ही है कि ओमान, यूएई, नेपाल तीनों एक साथ एक वर्ल्ड कप कोई खेलने जा रहे हैं। ये अपने आप पहली बार है। चलिए देखते हैं कि इन तीनों में से सबसे टॉप परफॉर्मेंस कौन सी टीम करेगी इन तीनों में। बाकी सब एस्ट्रिट भी है, इन तीनों में देखेंगे कि 2026 वर्ल्ड कप में कौन टॉप परफॉर्मेंस करता है। जहां तक जापान की परफॉर्मेंस की बात है, आज ही सुबह हमने कहीं ना कहीं हमारे फेसबुक पेज पे पूछा लोगों से कि क्या लगता है आपको, जापान या यूएई, किसे आप चाहते हैं कि वर्ल्ड कप क्वालिफाई करे या फिर आज का मैच जीतेगी। तो बहुतों ने कहा, बहुत सारे लोगों ने कहा जापान, कुछ ने कहा यूएई जीतेगी वगैरह, वो सब अपने अपने ट्रेडिशनल से वगैरह। क्योंकि वहां पर एक जो हमारे फॉलोअर है, उन्होंने एक इमोन अहमद नाम के, उन्होंने क्वेश्चन हमें से पूछा कि आपको क्या लगता है कि जापान यूएई को मात दे पाएगा या फिर नहीं, क्या लगता है आपको। तो हमने उनका रिप्लाई किया, जो आप ऑलरेडी स्क्रीन पर यहाँ पर देख पा रहे हैं। हमने कहा देखिए, दो चीजों पर डिपेंड करेगा, और जो पहली चीज हमने वहां पर रखी थी वो है नर्व्स पर कंट्रोल रखना। क्योंकि जापान जो है जापान क्रिकेट ने अपनी पूरी सीनियर टीम ने अपने अभी तक जितना भी उनका छोटा मोटा हिस्ट्री रहा है, उसमें इससे बड़ा मैच नहीं खेला। ये नॉकआउट इतना हाई बड़ा इंपॉर्टेंट गेम, वो भी सीधा यूएई के खिलाफ वो खेल रहे हैं। तो पहले तो उन्हें अपने नर्व्स पर कंट्रोल रखना पड़ेगा। अगर वो थोड़े भी डगमगा गए तो ये मैच आपको बहुत ही जल्दी निपटती हुई टीम नजर आएगी। और दूसरा पॉइंट जो आप देख रहे हैं, वो हमने कहा कि फिनिश उन्हें अच्छा करना पड़ेगा। जापान ने कई मैचों में शुरुआत अच्छी ली है, लेकिन फिनिश वो बेहतर नहीं कर पाए। देखिए आप इन दोनों पॉइंटों में जो पहला पॉइंट है वही कहीं ना कहीं सही साबित हो गया। आप क्लियरली कह सकते हैं जापान जो है वो कंप्लीटली अपने नर्व्स पे कंट्रोल नहीं रख पाया, और पूरी की पूरी बैटिंग एक तरह से कोलैप्स हो गई। ये तो फिर भी 117 आपको दिख रहे हैं, वरना 45 रन पर टीम ने अपने 6 विकेट गंवा दिए थे। इससे बहुत बुरा हाल था। 9 विकेट भी बहुत पहले ही कहीं ना कहीं टीम ने 70-75 के आसपास खो दिए थे। बैटिंग कार्ड ऑलरेडी आपके सामने है। तो डेफिनेटली पूरी तरह से जापान की जो बल्लेबाज है वो इतना बुरा वो किसी मैच में नहीं गए जितना आज गए हैं। और इसका सबसे बड़ा रीजन जाएगा, जो हमने उन्हें भी रिप्लाई किया था, कि नर्व्स पर कंट्रोल रखना। वो इतने बड़े इवेंट को, इतना एक डू और डाई नॉकआउट का गेम, इस प्रेशर को वो ले नहीं पाए उनके बल्लेबाज, और सब एक के बाद एक अलग अलग तरीके से, अलग अलग वे से आउट होकर चले गए। लेकिन अगर हम देखें जो उनके टॉप 3 बल्लेबाज जिन्होंने सबसे ज्यादा रन किए इस पूरे टूर्नामेंट में, उन्हीं तीनों ने कहीं ना कहीं यहाँ पर डिसअपॉइंट किया, और इतनी खासा रन वो नहीं कर पाए। ईशम रहमान थोड़े खींचकर लेकर गए, 23 का उनका रन रहा। उसके बाद वतारू मियाची ने यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिंग्स ली, 45 रन किए 32 गेंदों में नॉट आउट। इन्होंने कम से कम ये मेक श्योर किया कि जापान बिना लड़े तो नहीं हारेगा। उनके बल्लेबाज बिना लड़े यहाँ पर हथियार नहीं डालेंगे। उनकी पूरी टॉप 8 की बैटिंग यूनिट ने परफॉर्मेंस नहीं की, लेकिन इन बल्लेबाज ने कम से कम एक रेस्पेक्टेबल स्कोर तक पहुंचाने में कामयाबी हासिल की। एंड ये बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करते हैं, क्या कुछ नंबर्स वगैरह यहाँ पर देखने को मिले। बिल्कुल, अगर हम बात करें, हैदर अली और मोहम्मद अरफान ने बहुत शानदार बॉलिंग कराई, जिन्हें जिंदगी फिर इकोनॉमिकल रहे, और यूएई को जापान को बांधे रखा और खुलने का मौका नहीं दिया। सभी बॉलर्स ने, और कैचिंग वगैरह भी ठीक रही, ज्यादा पुअर नहीं रही, वरना शायद इसका खामियाजा बहुत भुगतना पड़ता है यूएई को। क्या आज के डे में यूएई के लिए सब कुछ अच्छा रहा, बॉलिंग के लिहाज से, फील्डिंग प्लेसमेंट के लिहाज से फील्डर्स का साथ रहा, और बॉलर्स ने एक और दमदार परफॉर्मेंस देकर खाली जीत ही हासिल नहीं की, और टी20 वर्ल्ड कप की टिकट भी हासिल। बिल्कुल सही कहा आपने, टी20 वर्ल्ड कप की टिकट हासिल कर ली है, लेकिन उसको हासिल करने के लिए अभी भी 118 रन टीम को बनाने थे। क्योंकि एक वक्त को लग रहा था कि शायद 60-70-80 करीब शायद चेस करता हुआ यूएई नजर आएगा, लेकिन मैच की जो इनिंग आई वो कमाल की एट द एंड रही। वहां पर उन्होंने कम से कम फाइट अपनी तरफ से दिखाया। वो इकलौते टॉप परफॉर्मर रहे आज की डे में जापान के लिए, पूरे तरफ से, चाहे वो बॉलिंग से हो या बैटिंग से हो। जापान के माफ की जगह यूएई जब बल्लेबाजी करने के लिए आया, डेफिनेटली जिस तरह की शुरुआत की जरूरत थी वो शुरुआत कर दी।
70 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप हुई। 7 ओवर में ही 70 रन टीम ने बना डाले और ऑब्वियस सी बात है अलीशान और मोहम्मद वसीम ओपनिंग करने के लिए आए और जब अगर ये चल जाए तो डेफिनेटली यही स्कोर यहाँ पर देखने को मिलता है। तो 7 ओवर में 70 रन, गेम लगभग वही खत्म हो गया। मोहम्मद वसीम का पहला विकेट 70 पर गिरा, उसके बाद अलीशान ने अटैक लगातार जारी रखा। फिर जब अलीशान आउट हुए उसके बाद राहुल चोपड़ा ने आकर 2-3 फटाफट गेंदों में सिक्सेस वगैरह बाउंड्रीज वगैरह लगाकर गेम को पूरी तरह से यहाँ फिनिश कर दिया और जापान के बॉलर्स के पास कोई भी अपॉर्चुनिटी यहाँ नहीं बची थी। एंड 118 रन टीम के पास मौजूद थे, लेकिन मैं फिर से वही कहूंगा बॉलर्स के साथ भी वही हुआ जो बल्लेबाजों के साथ हुआ। शुरू के एक ओवर में जब 16 रन पड़ गए, जब अटैक मोहम्मद वसीम का निकल कर आया, डेफिनेटली उनके भी फिर बॉलिंग पे कंट्रोल नहीं रहा, नर्व्स पे कंट्रोल नहीं रहा और लाइन की बिगड़ गई। बिल्कुल, और ये होता है। और आप इतने बड़ा प्रेशर सिचुएशन में आप खेले नहीं है, जैसा अभी आपने कहा ब्रेक डाउन होना ये लाजमी है, कभी हो जाते हैं ऐसे। T20 एसोसिएट टीमें हैं, मैचेस आप ज्यादा खेलते नहीं है, बायलैटरल्स आपको मिलते नहीं है एसोसिएट होने की वजह से, और इसका आप एक एक्सपीरियंस नहीं ले पाते कि करंट सिचुएशन में कैसे खेलना पड़ता है, कैसा खेलना होता है। बिल्कुल, तो ये एक चीज है जो हम आपको दे सकते हैं शायद कि थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ द डाउट। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने कि चलिए ये हो गया, लेकिन एक बस छोटी सी बात जरूर कहूंगा बैटिंग के लिहाज से। तो आपने कही अगर ये जो स्क्वाड है जो यहाँ आई थी, बस जल्दी से खत्म करता हूं मैं बोलकर कि अगर ये जो स्क्वाड है इस स्क्वाड को सेम रखा जाए, गेम्स दिए जाए और प्रॉपर बायलैटरल्स और फोकस के साथ ये स्क्वाड अगर ज्यादातर रही तो हमें 2027 में कुछ होता हुआ नजर आ सकता है। जी हाँ, ये जरूर है। 2027 बहुत दूर की बात कर रहा हूँ मैं, अब तक तो शायद प्लेयर भी काफी बदल जाएंगे, एसोसिएट में इतना आसान नहीं है। अपने इस क्रिकेट करियर को कंटिन्यू रख पाना, कहना और करने में बहुत फर्क होता है, काफी मुश्किलें हैं एसोसिएट में। लेकिन अगर ये स्क्वाड सेम रहे और अच्छे मैचेस मिले, टफ मैचेस, प्रैक्टिस नहीं, प्रैक्टिस से कुछ नहीं होता है, फालतू की चीजें, बॉडी खुलती है सिर्फ इतना काफी होता है प्रैक्टिस मैच से। बायलैटरल्स अगर प्रोवाइड हो पाए जो कि मुश्किल लगता है तो शायद कुछ 2027 में अच्छा जापान के लिए हो सकता है। अगर वैसे ही गया जैसे ये प्रिपरेशन रही है तो बहुत मुश्किल हो। बिल्कुल, चलिए देखते हैं क्या कुछ होता है। लेकिन जापान का जो T20 वर्ल्ड कप का सफर है वो यही खत्म होता है। एक मैच उन्हें और फॉर्मेलिटी के लिए खेलना है ओमान के खिलाफ, जहां पर देखना पड़ेगा वो कैसी परफॉर्मेंस देते हैं। कांग्रेचुलेशंस यूएई को। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बने रहिए डेल क्रिकेट।